सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं आज वीर प्रताप नाटक के प्रथम अंक का सारांश लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह नाटक बीए 6 सेमेस्टर में आधुनिक नाटकों की श्रृंखला में लगा हुआ है और प्रथम अंक का अध्ययन करना है, तो इसके सारांश के लिए हमें कमेंट बॉक्स में प्राप्त हुआ था संदेश, तो इसी के तहत ये सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। यह जो नाटक है श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित जी के द्वारा लिखित है और वीर रस प्रधान नाटक है। इसका प्रथम अंक है जिसका नाम है राज्याधिरोहण। इसके आरंभ में सूत्रधार का प्रवेश होता है, वह नांदी पाठ करता है और दर्शकों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरित्र से परिचित कराता है। वह देश की तत्कालीन पराधीनता और संकट की स्थिति का वर्णन करते हुए वीर रस की भूमिका को तैयार करता है। प्रथम अंक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अकबर की साम्राज्यवादी नीति के कारण राजस्थान के अन्य राजा झुक रहे थे, लेकिन चित्तौड़ का मान अभी भी अडिग बना हुआ था। महाराणा प्रताप ने हृदय की पीड़ा और उनके अटूट संकल्प को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने राज्य का त्याग, अपने देश का त्याग करने तक को तैयार हैं और घास की रोटी खाना तक स्वीकार करते हैं, परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार करना उन्हें कथमपि स्वीकार्य नहीं है। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार इस नाटक के मंचन का प्रयोजन भी बताता है और प्रयोजन, यह जो नाटक लिखा गया है यह स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखा गया है और इसका उद्देश्य है कि पूर्ववर्ती जो हमारे यहाँ चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो प्रतापी राजा हुए हैं, ऐसे राजाओं का वर्णन करके नवयुवकों में शौर्य का संचार करना था। तो इस दिशा में इस दयनीय दशा को प्राप्त भारतीय वीरों में शौर्य, साहस, सहिष्णुता को उद्दीप्त करने के लिए तथा आपत्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचे पूर्वकालिक क्षत्रिय यानी कि पहले के क्षत्रिय किस प्रकार से अपने शौर्य, धैर्य आदि गुणों से उनका सामना करते थे, उन परिस्थितियों का सामना करते थे, उन गुणों का नवयुवकों में उद्बोधन करने के लिए प्रसाद, निर्णय रत्नाकर, भूभारोद्धरणम आदि विभिन्न ग्रंथों के निर्माता मथुरा प्रसाद दीक्षित जी के द्वारा निर्मित नवीन वीर प्रताप नाटक का अभिनय हम लोग को करना चाहिए, ऐसा वह संकल्प करता है। और इसके आगे रंगमंच पर नटी का प्रवेश होता है और यहीं से देखा जाए तो नाटक की प्रस्तावना आरंभ होती है, जहां पर वो बताती है कि जो काक यानी जगनमल्ल को उद्देश्य करके कहती है कि जो काक हंस का स्थान लेना चाहता है, हंस के रूप में यहाँ पर प्रताप सिंह का उल्लेख किया जाता है, उसे कोई विद्वान मना नहीं कर रहा है। तो आगे कहती, देखो सारंग और बलाकाओं के थोड़े से समुदाय ने उसे हठ पूर्वक निकाल दिया है, यानी कि जो राज्य प्रताप को मिलना चाहिए था वो उसके भाई जगनमल्ल को दिया जा रहा है, जो कि कथमपि उचित नहीं है। और उसके साथ रहने वाले तुच्छ लोगों ने जो है उसे हठ पूर्वक वहां से निकाल दिया है। तो यह नाटक की प्रस्तावना पूर्ण होती है और फिर उसके पश्चात रंगमंच पर प्रवेश होता है सालुम्ब के साथ प्रताप का। प्रताप रंगमंच पर यह कहते हुए प्रवेश करते हैं कि कौन है जो मेरे अधिकार को लेना चाहता है। फिर उसे जब ज्ञात होता है कि यहाँ पर बात हो रही है मेरे भाई जगनमल्ल की, तो वह व्यथित हो जाता है और यह जो है विचार करता है कि क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने बांधव जनों के बीच में शस्त्र ग्रहण करूं। मतलब यहाँ पर उसको यह ज्ञात है कि जगनमल्ल किसी भी प्रकार से राज्य के लिए उचित नहीं है, लेकिन अगर उसे राज्य पे बैठने से हटाना है तो उसके लिए उसे स्वयं युद्ध करना पड़ेगा और वह अपनों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि अपनों के साथ ही संघर्ष करने से क्या होता है कि नुकसान अपना ही होता है और प्रजा दास बन जाती है। तो वही कहता है कि मैं भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, परंतु अपनी मातृभूमि को कभी भी मलेच्छों से यानी कि अकबर आदि से के शासन से युक्त नहीं देखना चाहता हूँ। और ऐसा कह के रंगमंच पर इधर उधर घूमते हुए व्याकुलता को प्रकट करता है। यहाँ पर प्रताप के सामने एक संकट है कि क्या पहले अपने पिता की अर्धउदैहिक क्रिया यानी कि जो अंतिम संस्कार आदि क्रिया को करूं या फिर उसको करने से पहले ही अपने देश का परित्याग कर दूं, क्योंकि अगर वहां रहेगा तो उससे जो है
उसे जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, जो जगनमल इत्यादि का जो दुर्व्यवहार है, वो उसे देखा नहीं जाएगा और फिर उसे अपनों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो है राज्य का परित्याग करना चाहता है। अब उसको ये नहीं अब वो यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। क्या पिताजी के अंतिम संस्कार की क्रिया इत्यादि कर देनी चाहिए या फिर उसके जो है उसको करने से पहले ही राज्य का त्याग कर देना चाहिए। प्रताप का मन यहाँ पर जो है विचलित है और वह सालूम से कहता है कि मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रधानमंत्री के साथ जगनमल्ल जो है उधर ही आ जाता है। उसके साथ में विट और चेटक भी है और प्रधानमंत्री जगनमल्ल को परामर्श देते हैं कि जाति एवं देश की प्रथा के अनुरूप सबसे पहले आपको राज्याभिषेक होना चाहिए, फिर उसके पश्चात आप जो है अपने पिताजी के अंतिम संस्कार आदि क्रिया को संपन्न करिए। इस अवसर पर उपस्थित विट कहता है कि सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले तो मदिरापान होना चाहिए और वेश्या का नृत्य इत्यादि होना चाहिए, मतलब सबसे पहले पार्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वहाँ पार्टी का माहौल बनता है, यानी कि ये सुरा मदिरा आती है और वेश्या आती है और उसको देख करके जो है प्रताप को अतिशय कष्ट होता है। उसे इस बात का कष्ट है कि ये लोग मदिरा पी करके पिताजी का जो है अंतिम संस्कार आदि करेंगे। वो किम कर्तव्य विमूढ़ है, वहां पर अपने आप को धिक्कारता है और वे लोग जो है इसके विपरीत अपना लगे हुए हैं उत्सव मनाने में, नृत्य देखने में, मदिरा पान करने में। इसी बीच में वहां पर पुरोहित का प्रवेश होता है। पुरोहित कहते हैं कि राज्याभिषेक के कार्य को अतिशीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। यहाँ उत्सव में विघ्न पड़ता है और जगनमल्ल कुपित होता है। मंत्री कहते हैं कि जगनमल्ल का राज्याभिषेक किया जाए, तो इस पर पुरोहित का कथन है कि वैसे तो कह के थोड़ा रुक जाता है। तो मंत्री कहते हैं कि अच्छा, क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट कहो। तो वो कहता है कि राज्य पर तो विशेष रूप से अधिकार जो है ज्येष्ठ पुत्र का होता है और ज्येष्ठ पुत्र कौन है, प्रताप है। और प्रताप में कोई अयोग्यता भी नहीं है। जैसे राजनीति का नियम ये है कि राज्य पर उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र का हुआ करता है, लेकिन अगर ज्येष्ठ पुत्र में अयोग्यता है तो उसके स्थान पर छोटे भाई को, छोटे पुत्र को जो है राज्य दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रताप ही सबसे ज्येष्ठ है और साथ में उसमें कोई अयोग्यता भी नहीं है जिस कारण से उसे जो है राज्य न दिया जाए। तो यहाँ पर मंत्री जो है कहते हैं कि जो है राजा ने तो जगनमल्ल को राज्य दे दिया है, मतलब राजा उदय सिंह ने, जो दिवंगत हो चुके हैं। तो जब वो जो है जीवित थे, जब वो राज्य रहे थे, तो उस समय बात कहनी चाहिए। तो पुरोहित कहता है कि महाराज की मरणासन अवस्था को देख करके मैंने सोचा कि इसमें उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। जब समय आएगा तो चीजें अपने आप जो है सही हो जाएंगी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं और सोचा कि बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। फिर वे लोग बात करते हैं आपस में कि यदि जो है राणा सांगा, जो कि बहुत ही प्रतापी सम्राट थे, उनके बाद ये कायर उदय सिंह उत्पन्न ना हुए होते, जो प्रताप के पिताजी हैं, अ, और उनका जो है वे उत्पन्न ना हुए होते और ये वीर प्रताप ही उत्पन्न हो गए होते, तो समस्त भारत भूमि अब तक स्वतंत्र हो चुकी होती और आर्य मर्यादा की रक्षा हो चुकी होती। तो यहाँ पर जो है रावत कृष्ण जो है मंत्री जी से पूछते हैं कि राज्य पर अधिकार किसका है आपके अनुसार, ये बताइए पहले। तो जो है प्रताप का कि जगनमल्ल का, तो इन दोनों में से योग्य कौन है। तो इस पर मंत्री कहते हैं कि महाराज ने तो जो है, महाराज उदय सिंह ने तो जगनमल्ल को राज्य दे दिया है। तो रावत कृष्ण थोड़े से कुपित हो जाते हैं, तो कहते हैं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको दिया है किसको नहीं दिया है, आप बताइए कि है किसका अधिकार। तो इस पर मंत्री कहते हैं कि अधिकार तो प्रताप का ही है, परंतु जो है वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और कर भी नहीं रहा, वो इनकार कर रहा है। वो चूंकि घरेलू कलह से बचना चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि राज्य के लिए दोनों भाई आपस में लड़े और उसका जो दुष्प्रभाव होगा वो प्रजा पर पड़ेगा, इसीलिए वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। तो रावत कृष्ण कहते हैं कि क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, वो अवश्य स्वीकार करेंगे। तो मंत्री का उत्तर होता है कि वो अगर स्वीकार कर लेते हैं तो इससे बढ़कर के और क्या होगा, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी और आर्यों के गौरव की रक्षा हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। तो
ये सब आपस में विचार विमर्श करके ये लोग प्रताप के पास जाते हैं और रावत कृष्ण प्रताप से कहते हैं कि यह आपकी कैसी अनुदारता है कि आप जो है विधर्मियों से प्रजा की रक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप राजा बनेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, प्रजा की रक्षा होगी, आर्य धर्म की रक्षा होगी। तो आप जो है स्वतंत्र, हाँ जो है आप ही जब इनकार कर देंगे तो हम सब जो कि स्वाधीनता चाहते, स्वतंत्रता चाहते हैं, हम लोग कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको जो है निश्चित रूप से जो है राज्य पद को स्वीकार करना चाहिए। वहां पर उपस्थित जो सालुंग है वो भी प्रताप को उनके पितामह यानी दादाजी राणा सांगा के प्रताप का शौर्य का स्मरण कराता है और राजा बनने का अनुरोध करता है। वहां प्रताप अपनी दशा में दोलायमान है, वो ये सोच नहीं पा रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो तभी ग्वालियर नरेश का प्रवेश होता है और वे कहते हैं कि आप ये बिना वजह का चिंतन क्यों कर रहे हैं, अपनों के बीच में संघर्ष कैसा, और आप ही हैं जो कि केवल और केवल देश के राजा बनने के योग्य है, ऐसा हम सबका मानना है। और सभी लोग उनसे निवेदन करते हैं कि राज्य की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, आर्य के सम्मान की रक्षा के लिए आप जो है राजा बन जाइए। तो वहां पर प्रताप अपनी मनोदशा को बताते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध से भयभीत नहीं हूँ। यदि मैं राजा बन जाता हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ और आर्य गौरव की रक्षा होती है तो सबका, आप सभी को यही लगता है तो ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना सर्वस्व त्याग करके भी क्या करूंगा, आर्य सम्मान की रक्षा करूंगा। सभी लोग बहुत ही प्रशंसा करते हैं उनके इस दृढ़ संकल्प की और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका राज्याभिषेक हो जाता है और उन्हें मंगल आशीर्वाद दिया जाता है। और जैसा कि परंपरा है कि राज्याभिषेक के अवसर पर विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान किए जाते हैं और इसी अवसर पर दो वैतालिक यानी कि जो जो है राजा के स्तुति गीत गाने वाले होते हैं, उनका प्रवेश होता है। वे प्रताप की शौर्य गाथा को गुणगान करते हैं और तत्पश्चात वही वेश्या जो कि जगनमल्ल के यहाँ भी पार्टी में आई थी, जो कि नृत्य कर रही थी, उसका प्रवेश होता है। तो प्रताप पूछते हैं कि ये कौन है। तो लोग बताते हैं कि यह आपके उत्सव के समय, आपके राज्याभिषेक के लिए नृत्य करने आई है। तो प्रताप जो है उसकी भर्त्सना करते हैं और कहते हैं इसका क्या प्रयोजन है। उसे तिरस्कार पूर्वक वहां से हटाने का आदेश देते हैं और दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि अब यहाँ पर कोई नर्तकी का नृत्य नहीं होगा, यहाँ पर आपकी तलवार शत्रु के रक्त से रंजित होकर के, भीग करके रणभूमि में क्या करेगी, नृत्य करेगी। और फिर वो अपनी मातृभूमि को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेरी धमनियों में रक्त प्रवाहित होता रहेगा, मेरी हड्डियों पर मांस बचा रहेगा, शरीर में प्राण रहेगा, तब तक मैं किसी भी परिस्थिति में अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं संपूर्ण आर्यावर्त को स्वतंत्र बनाने के लिए निरंतर चेष्टा करूंगा। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हैं सभी जो है प्रताप की इस भीषण प्रतिज्ञा के साथ अपनी प्रतिज्ञा भी करते हैं और वहां पर उन सब से प्रेरित हो चुकी जो डरी हुई वैश्या, जिसे भी प्रताप ने हटाया था, ऐसी भयभीत वैश्या लेकिन अब दृढ़ संकल्प के साथ जो है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वहां पर आती है और प्रताप से क्षमा याचना करती है और कहती है कि आज से मैं कषाय वस्त्र यानी भगवा वस्त्र पहन करके वस्त्र धारण और भिक्षा करके जीवन बिताऊंगी और अपने गीतों के माध्यम से, मेरे मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कला है, गीत की, नृत्य की कला है, तो मैं उस गीत कला के द्वारा शौर्यवर्धक गीतों को गाते हुए हजारों वीरों को देश की सेवा के लिए तैयार करूंगी। मैं कायरों के हृदय में भी दृढ़ विश्वास और अदम्य शक्ति का संचार करूंगी। आज से आपके राज्य में कोई भी कायर नहीं शेष रहेगा। प्रताप वहां पर उपस्थित सभी लोगों का उत्साह वर्धन करते हैं और देश सेवा में समर्पित होने के लिए सबका आह्वान करते हैं और इसके पश्चात सारे पात्र रंगमंच से निकल जाते हैं और इस प्रकार से वीर प्रताप नाटक का राज्याधिरोहण नाम का प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। तो यह रहा वीर प्रताप नाटक का सारांश, जो कि आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी और प्रकार का सारांश या कोई अनुवाद चाहिए किसी विशेष पर, तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं और बने रहिए, जुड़े रहिए। इसी के साथ सबको नमस्कार।